नमस्ते। क्या आपके मन में कभी ऐसा ख्याल आता है कि हम कौन सा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करें? सबसे बढ़िया म्यूचुअल फंड किसी कैटेगरी में कैसे पता करें? मेरे दिमाग में भी ये ख्याल आता था जब मैंने म्यूचुअल फंड्स के बारे में रिसर्च करने की कोशिश करता था। और पहले पहले मैं बहुत ही एक सिंप्लीफाइड पैरामीटर्स के बेसिस पे म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर लेता था। मान लो कि मैं ये देख लेता था कि पिछले 1 साल में, पिछले 3 साल में उस म्यूचुअल फंड ने कैसा परफॉर्म किया है। तो जिस म्यूचुअल फंड ने सबसे ज़्यादा रिटर्न्स दिया है उसको मैं सिलेक्ट कर लेता था। उसके अलावा शायद मैं एक्सपेंस रेशियो देख लेता था म्यूचुअल फंड का, कि अगर एक्सपेंस रेशियो कम है उस फंड का तो यानी कि जो म्यूचुअल फंड हमसे फीस ले रहा है पैसे मैनेज करने के, तो वो कम है, तो अच्छा फंड होगा। तो मैं हार्डली ये 2-3 पैरामीटर्स को देख के डिसाइड कर लेता था कि ये म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट है। लेकिन जब मैंने डीप डाइव एनालिसिस किया तो मुझे पता चला कि सिर्फ 1 साल का या 3 साल का परफॉर्मेंस देख के और सिर्फ एक्सपेंस रेशियो को देख के म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना काफ़ी गलत डिसीजन हो सकता है। तो मैं इस वीडियो में आपको काफ़ी डिटेल में बताऊंगा कि ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं, कौन से रेशियोज़ हैं जिनके बारे में आपको देखना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए अगर आप खुद से म्यूचुअल फंड्स सिलेक्ट करने के बारे में सोच रहे हो या खुद से आप म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते हो। तो आइए मैं आपको अभी एक उदाहरण बताता हूँ, 2 म्यूचुअल फंड्स का कंपैरिजन बताता हूँ और इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा इस एग्जाम्पल से। तो ये एग्जाम्पल्स रियल केस स्टडी से लिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको 2 म्यूचुअल फंड्स के परफॉर्मेंस दिख रहे हैं और पिछले 5 साल के उनके रिटर्न्स दिख रहे हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि फंड ए के रिटर्न्स आप देखोगे तो पहले साल में 35% रिटर्न्स दिया, जबकि फंड बी ने 22% रिटर्न दिया। सेकेंड ईयर में फंड ए ने 42% रिटर्न दिया, जबकि फंड बी ने सिर्फ 24% रिटर्न्स दिए। तीसरे साल में फंड ए ने 45% रिटर्न्स दिए, जबकि फंड बी ने सिर्फ 26% रिटर्न दिए। फोर्थ ईयर में रिसेशन आ गया था तो उसकी वजह से फंड ए में -50% रिटर्न्स मिले, जबकि फंड बी में 6% की गिरावट रही। और पाँचवें साल में अगेन फंड ए ने आउट परफॉर्म किया, 21% के रिटर्न्स दिए, जबकि फंड बी ने 15% रिटर्न्स दिए। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि आपको क्या लगता है कि ये दोनों में से कौन सा फंड बेटर है? ज़्यादातर लोगों का ये मानना होगा कि फंड ए फंड बी से बेटर है, बिकॉज आप देखोगे कि पिछले 5 सालों में से 4 साल तक फंड ए ने फंड बी को आउट परफॉर्म किया है और कुछ कुछ केसेस में तो आउट परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा रही है, 20% के आसपास की आउट परफॉर्मेंस रही है, 18-20% की। तो काफ़ी सारे लोगों को ये लग सकता है कि फंड ए ने फंड बी से बेटर परफॉर्म किया है। अब हम लोग एक्चुअल पिक्चर देखते हैं कि साल भर साल कैसे आपका, अगर आपने 1 लाख रुपए निवेश किया होगा तो फंड ए में आपका ग्रोथ कैसा रहा है और फंड बी में आपका ग्रोथ कैसा रहा है और कंपाउंडेड आपका कितना रिटर्न्स जनरेट हुए हैं दोनों फंड्स में। तो अगर आप फंड ए का देखोगे तो फर्स्ट ईयर में 35% रिटर्न दिए, मतलब 1 लाख का आपका 1,35,000 हो गया। दूसरे साल में 42%, मतलब 1,91,000। ऐसे करते करते आपका फिफ्थ ईयर के एंड तक 1 लाख रुपया बढ़ के 1,68,169 रुपीज़ हो गया, जो कि ऑलमोस्ट 11% के आसपास का रिटर्न हुआ। अभी हम लोग फंड बी का परफॉर्मेंस देखते हैं। तो फंड बी अगर आप देखोगे कि काफ़ी पीछे चल रहा था, तीसरे साल तक फंड ए में आपका 1 लाख रुपया बढ़ के 2,77,965 रुपया हो चुका था, मतलब ऑलमोस्ट 2,78,000, जबकि फंड बी का वैल्यू सिर्फ 1,90,000 तक रहा था। लेकिन अगर आप फिफ्थ ईयर तक आते आते देखोगे तो फंड ए ने
सिर्फ 1,61,000 रुपये तक पहुंचे थे, मतलब 68,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है आपका 1 लाख पे निवेश पे। जबकि फंड बी ने 2,06,000 तक पहुंच गया, मतलब कि 1,06,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ आपका ओरिजिनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि फंड ए का जो परफॉर्मेंस है वो इंडेक्स से काफ़ी एक्सट्रीम्स में है। जब बढ़ रहा था तभी भी फंड बी से काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था, और जब रिसेशन साल आया, ख़राब साल आया, तो फंड ए ने अंडर परफॉर्मेंस भी उतना ज़्यादा किया। तो ये देखने के बाद अभी आपको क्या लगता है कि कौन सा फंड बेटर था? ऑब्वियसली फंड बी, क्योंकि अगर आपके पास डेटा अवेलेबल है, ऑलमोस्ट 4.5% का डिफरेंस ज़्यादा रिटर्न्स फंड बी ने जनरेट किया है। फंड ए ने 11% कंपाउंडेड रिटर्न्स दिया, जबकि फंड बी ने 15.56% रिटर्न दिया। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जो बहुत सारे लोग मिस आउट कर जाते हैं, कि आपको सिर्फ फंड का रिटर्न्स परफॉर्मेंस नहीं देखना है, उसके साथ साथ उसकी फंड की वोलेटिलिटी कैसी है वो भी अकाउंट इन करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज कई बार आपको लग सकता है कि अगर कोई फंड बहुत ही कंसिस्टेंट रिटर्न्स दे रहा है लेकिन कंजर्वेटिव रिटर्न्स दे रहा है, मतलब 15%, 20%, 25%, उसी के आसपास रह रहा है, तो आपका जो फंड है वो टॉप 3 फंड्स में या टॉप 5 फंड्स में उसका नाम नहीं आ रहा है, बिकॉज वो बहुत एक्सट्रीम रिटर्न्स नहीं दे पा रहा है। लेकिन जो ओवरऑल आपके जो कंपाउंडेड रिटर्न्स होंगे वो आपके जो स्टेबल फंड है, जो बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी उसमें नहीं है, वो ज़्यादा रिटर्न्स आपको जनरेट करके दे सकता है। तो कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं, कौन से ऐसे रेशियोज हैं जिसके बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर सको कि ये फंड ए के जैसा है या ये फंड बी के जैसा है, जो कंसिस्टेंटली रिटर्न्स देगा लेकिन ओवर अ लॉन्ग रन आपको बेटर परफॉर्मेंस देगा एज कंपेयर टू फंड ए, जो कि कुछ सालों में स्टेलर रिटर्न्स देगा, उसका नाम रैंकिंग में फर्स्ट पे आएगा, सेकंड पे आएगा, थर्ड पे आएगा, लेकिन ओवर अ लॉन्ग टर्म वो इतने अच्छे रिटर्न्स जनरेट नहीं करके देगा जितना आपको लगता है। मैं आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में 6 स्टेप्स के द्वारा बताऊंगा कि सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो जो सबसे पहला स्टेप है, स्टेप नंबर 1, वो है कि कौन सा म्यूचुअल फंड स्कीम में आपको पैसे डालने चाहिए। व्हेन आई से कौन सा म्यूचुअल फंड स्कीम, यानी कौन सा म्यूचुअल फंड टाइप, वो आपको आइडेंटिफाई करना होगा। तो उसके लिए मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाया है। भारत में ऑलमोस्ट 50 से भी ज़्यादा तरह के यूनिक म्यूचुअल फंड टाइप के स्कीम्स हैं, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। अगर मैं वो सारे स्कीम्स इसी वीडियो में कवर करने जाऊंगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। तो अगर आपने वो वीडियो गो थ्रू नहीं किया है तो आप उस वीडियो को ज़रूर से गो थ्रू करिए। वो आपका होगा स्टेप नंबर 1 टू आइडेंटिफाई कि आपका पैसा आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से किस टाइप के म्यूचुअल फंड में आपको निवेश करना चाहिए। अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। तो अगर आपने म्यूचुअल फंड टाइप आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर स्टेप नंबर 2 विल बी टू शॉर्टलिस्ट और आइडेंटिफाई द टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स amongst them based on the compounded annual returns that they have generated in the last 5 years। तो पिछले 5 साल में जो फंड्स ने सबसे बेहतर रिटर्न्स दिए हैं, पहले 5 फंड्स, उसको आपको शॉर्टलिस्ट करना हो। तो ये डेटा आपको किसी भी अच्छे फिनेंस की साइट पे मिल जाएगा। मैं जनरली मॉर्निंग स्टार यूज़ करता हूँ या मनी कंट्रोल यूज़ कर लेता हूँ या ईटी नाउ यूज़ कर लेता हूँ। आप किसी भी वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हो, ये आपको डेटा जनरली मिल जाएगा। तो आपका जो म्यूचुअल फंड टाइप है उसमें से हमने टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स निकाल लिए जिन्होंने पिछले 5 साल में सबसे बेस्ट, सबसे अच्छे रिटर्न्स दिए। तो
नोट करने वाली बात यह है कि मैं 5 साल की बात कर रहा हूँ। ये मत देखिए कि पिछले 3 महीने में या पिछले 1 साल में किसने सबसे अच्छा फंड परफॉर्मेंस किया है, उसको आप शॉर्ट लिस्ट कर लें। क्योंकि म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट लंबी अवधि का निवेश है। तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप जो परफॉर्मेंस देखें, जिस पे आप इवेलुएट कर रहे हो, वो भी लंबी अवधि के हिसाब से देखें, शॉर्ट टर्म के हिसाब से ना देखें। क्योंकि अगर आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से देख रहे हैं तो जैसे मैंने उदाहरण में बताया, आप शायद एक टाइप ए फंड में भी फंस जाएं। अब चलते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। ये है बहुत ही सिंपल तरीका है कि मैं उन्हीं म्यूचुअल फंड्स को शॉर्टलिस्ट या सिलेक्ट करता हूं जिनका एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, मतलब उनका पूरा कॉर्पस एटलीस्ट 5,000 करोड़ से ज़्यादा का हो। क्योंकि मुझे ऐसे बहुत ही छोटे मोटे फंड्स नहीं चाहिए, बिकॉज उसका परफॉर्मेंस और रिटर्न्स और वॉलेटिलिटी जनरली काफ़ी हाई होती है। तो आपके लिए आप दूसरा क्राइटेरिया भी अपना सकते हैं, जैसे वही फंड चुने जिसका मार्केट कैप और एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 1,000 करोड़ से ज़्यादा को हो या 2,000 करोड़ से ज़्यादा का हो। बट जनरली मेरे लिए मैं ये क्राइटेरिया डिफाइन करता हूँ कि मैं उन्हीं फंड्स को सिलेक्ट करता हूँ जिनका एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 5,000 करोड़ से ज़्यादा का हो। तो बेसिकली जो फंड मैनेजर है उसके पास इनफ लेवरेज है टू रोटेट बिटवीन स्टॉक्स। अगर किसी म्यूचुअल फंड का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट सिर्फ 500 करोड़ है या 300 करोड़ है, तो उसके पास बहुत ही कम कैपिटल है और उसको अगर कभी डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो बहुत ही वॉलेटिलिटी काफ़ी हाई हो सकती है बिकॉज ऑफ द लो कैपिटल। तो इसलिए मैं एक स्टेबल फंड, थोड़ा बड़ा फंड सिलेक्ट करता हूँ। तो 5,000 करोड़ ये मेरा बेंचमार्क है। अब चलते हैं चौथे पैरामीटर की तरफ। वो है उस म्यूचुअल फंड का अपने कैटेगरी के कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस कैसा रहा है, उसका रैंक कैसा रहा है। तो ये डेटा जनरली जैसे मैंने कहा कि मॉर्निंग स्टार पे मिल जाएगा कि एक पर्टिकुलर ईयर में उस म्यूचुअल फंड ने अपने ही कैटेगरी के कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म किया है। तो इसमें आपको रैंकिंग मिल जाएगी 1 से लेके जितने भी उस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स हो, उस हिसाब से उसको रैंक कर देंगे। तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखनी है कि ऐसा म्यूचुअल फंड स्कीम होना चाहिए जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसका टॉप 3 में या टॉप 5 रैंकिंग्स में उसका कंसिस्टेंटली नंबर आ रहा हो। वैसे आपको हार्डली ऐसा कोई म्यूचुअल फंड मिलेगा। लेकिन ऐसा म्यूचुअल फंड देखिए जिसका ऐसा ना हो कि किसी एक साल में रैंक 1 आ रहा है और किसी दूसरे साल में उसका रैंक 50 आ रहा है, थर्ड ईयर में उसका रैंक 5 आ रहा है लेकिन फोर्थ ईयर में रैंक 40 आ रहा है। उससे बेटर कोई ऐसा म्यूचुअल फंड होना चाहिए जिसका कंसिस्टेंटली टॉप 10 में उसका रैंक आ रहा है साल दर साल, या फिर टॉप 15 में उसका रैंकिंग आ रहा है। कोई एक साल हो सकता है उसके लिए खराब रहा हो, लेकिन जनरली उसका रैंकिंग्स अगर टॉप 10 में वो आ रहा है, और जिस साल खराब रहा है उसमें भी ऐसा नहीं है कि एकदम लास्ट पे जाके फिक जाए, खराब साल में भी उसका रैंकिंग 20-30 उसके अंदर ही आ रहा हो, तो आप उसको ज़रूर प्रायोरिटी दे सकते हैं। इसके बेसिस पे आपको बेस्ट म्यूचुअल फंड मिलने के चांसेस हाई है। अब चलते हैं 5वें पैरामीटर की ओर, और वो है की परफॉर्मेंस रेशियोज। इसमें कुछ परफॉर्मेंस रेशियोज मैं बताऊंगा जो कि किसी भी म्यूचुअल फंड के लिए उसको मॉनिटर करना, ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है, या बेस्ट म्यूचुअल फंड आइडेंटिफाई करने के लिए वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। तो सबसे पहला है अल्फ़ा। बेसिकली मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल निटिग्रिटीज़ में नहीं जाऊंगा, बिकॉज अगर आपको फॉर्मूला वगैरह देखना है तो आप सिंपल गूगल कर लोगे, आपको समझ में आ जाएगा। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो सब तरह के व्यूअर्स के लिए बना रहा हूँ, तो मैं इसको काफ़ी सिंपल रखने की कोशिश करूँगा। तो बेसिकली अल्फ़ा ये होता है कि वो म्यूचुअल फंड, कोई भी म्यूचुअल फंड टाइप किसी इंडेक्स पे बेस्ड होता है। जैसे कि अगर मिड कैप म्यूचुअल फंड है तो वो मिड कैप इंडेक्स के ऊपर बेस्ड है, उसका परफॉर्मेंस मिड कैप, जो निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स या बीएसई का मिड कैप इंडेक्स है उसके साथ कंपेयर किया जाएगा। तो अगर किसी म्यूचुअल फंड का रिटर्न्स इंडेक्स से कंपेयर करना है तो वो अल्फा से आपको मिलेगा।
तो अल्फा इज बेसिकली कि उस म्यूचुअल फंड ने जो इंडेक्स के परफॉर्मेंस है उससे कितना ज़्यादा हायर रिटर्न्स जनरेट किया है। तो जैसे आप समझ गए कि हायर रिटर्न्स जनरेट करना इज अल्फा, तो अल्फा जितना ज़्यादा हो किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम के लिए उतना ही उस म्यूचुअल फंड के लिए वो पॉजिटिव पैरामीटर माना जाएगा। अब चलते हैं दूसरे की रेशियो की तरफ जो कि है बीटा। तो बीटा बेसिकली मेजर करता है कि उस म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस में वोलेटिलिटी कैसी है। ऑब्वियसली आप चाहोगे कि कोई ऐसा म्यूचुअल फंड हो जिसमें वोलेटिलिटी कम हो। आप ऐसा नहीं चाहोगे कि कोई ऐसा म्यूचुअल फंड हो जिसमें वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो, एक महीने में 8% गिर जा रहा है, किसी महीने में NAV आपका 12% बढ़ जा रहा है, इतना ज़्यादा वोलेटिलिटी इज़ नॉट गुड। तो बीटा से आपको वोलेटिलिटी के बारे में पता चलेगा। तो अगर बीटा 1 है इसका मतलब जो उस म्यूचुअल फंड स्कीम का वोलेटिलिटी है वो उसके जो अंडरलाइंग इंडेक्स है उसी जितना उसका वोलेटिलिटी है। जबकि अगर वोलेटिलिटी 1 से कम है 0 पॉइंट समथिंग समथिंग, तो इसका मतलब वो फंड जो उसका अंडरलाइंग इंडेक्स है उसके कंपैरिजन में कम वोलेटाइल है। और अगर बीटा 1 से ज़्यादा है तो मतलब वोलेटिलिटी ज़्यादा है। तो बीटा के लिए आपको देखना है कि वोलेटिलिटी कम से कम हो। डेफिनेटली 1 से कम तो हो ही, लेकिन 1 से भी जितना ज़्यादा कम हो सके उतना अच्छा है। उतना इंडिकेट करता है कि म्यूचुअल फंड में वोलेटिलिटी कम है एज कंपेयर टू द अंडरलाइंग इंडेक्स। अब चलते हैं तीसरे पैरामीटर की ओर, वो है शार्प रेशियो। इसमें वो रिटर्न्स को भी कैलकुलेट करता है या कंसीडर करता है और वोलेटिलिटी को भी कंसीडर करता है। तो शार्प रेशियो बेसिकली मेजर करता है कि फॉर एवरी यूनिट ऑफ रिस्क कितना एडिशनल रिटर्न्स आपका म्यूचुअल फंड जनरेट कर पा रहा है। तो शार्प रेशियो जितना ज़्यादा हो उतना उस म्यूचुअल फंड के लिए पॉजिटिव माना जाएगा। यानी कि हर एक यूनिट रिस्क के लिए आपका म्यूचुअल फंड अच्छे और बेटर रिटर्न्स जनरेट कर पा रहा है। अब चलते हैं फोर्थ रेशियो की ओर, और वो है स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि जो इंडेक्स का जो उसका अंडरलाइंग इंडेक्स है उस म्यूचुअल फंड का, उसके कंपैरिजन में उस म्यूचुअल फंड का डिविएशन कितना है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स। तो जैसा हमने वो उदाहरण देखा था, एग्जाम्पल देखा था, उसमें आप देखोगे कि जो म्यूचुअल फंड टाइप ए था या म्यूचुअल फंड ए था उसका स्टैंडर्ड डिविएशन इंडेक्स रिटर्न से काफ़ी ज़्यादा था, दोनों तरफ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो स्टैंडर्ड डिविएशन जितना कम हो आपके म्यूचुअल फंड स्कीम का उतना उसके लिए पॉजिटिव या बेटर माना जाएगा। अब देखते हैं पांचवें रेशियो की ओर, वो है टर्नओवर रेशियो या टर्नओवर परसेंटेज। सो टर्नओवर परसेंटेज बेसिकली ये इंडिकेट करता है कि उस म्यूचुअल फंड्स का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट जितना है उसमें साल भर में कितना म्यूचुअल फंड मैनेजर्स ने उसको ले बेच किया है। मान लो कि कोई म्यूचुअल फंड्स का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 5,000 करोड़ का है और अगर टर्नओवर रेशियो 100% है, यानी कि एक साल में आपके म्यूचुअल फंड मैनेजर ने 5,000 करोड़ का खरीदना और बेचना कर दिया है, यानी कि वो काफ़ी एग्रेसिव ले बेच करते रहता है। मतलब बहुत ही मोमेंटम बेस्ड उसका स्ट्रैटेजी है, बहुत ही मोमेंटम बेस्ड उसका फंड मैनेजमेंट स्टाइल है। तो ये जो टर्नओवर परसेंटेज है वो जितना कम हो उतना बेटर है, यानी कि वो कुछ अच्छे स्टॉक्स चुन लेता है और फिर उसके साथ उस बना रहता है, उसमें निवेश रहता है। ये नहीं करता कि एक क्वार्टर में किसी कंपनी का अच्छा रिजल्ट आया तो उसको खरीद लिया, फिर किसी दूसरे क्वार्टर में उसी कंपनी का रिजल्ट खराब आया तो उसको बेच दिया, किसी और तीसरी कंपनी को खरीद लिया। तो अगर कोई म्यूचुअल फंड मैनेजर कंटिन्यूसली ये वाला तरीका अपना रहा है तो उसमें उसका फंड का टर्नओवर परसेंटेज रेशियो काफ़ी हाई होगा। तो इसलिए प्रिफर करें कि ऐसा कोई फंड ले जिसमें टर्नओवर परसेंटेज रिलेटिवली कम हो, 20%, 30% या उससे भी कम हो तो सबसे बेस्ट है। अब चलते हैं
सिक्स्थ पैरामीटर की ओर, और वो है एक्सपेंस रेशियो। तो ज़्यादातर लोगों को आज की डेट में अब पता चल गया होगा कि एक्सपेंस रेशियो मतलब आपने जो फंड्स दिए हैं फंड मैनेजर को चलाने के लिए, तो वो जो कंपनी चलाती है उनको भी अपना खर्चा तो रहता ही है, आपको स्टेटमेंट जनरेट करके देना है, जो फंड मैनेजर्स हैं उनको सैलरीज देनी है, अपने ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने हैं, राइट। तो वो सारी चीज़ें का कंसिडर होता है एक्सपेंस रेशियो में। तो एक मैं बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में बता दूं कि अगर किसी फंड में जिसमें आपने 1 लाख रुपया निवेश किया है उसका एक्सपेंस रेशियो मान लो 2% है, तो हर साल वो फंड आपके 1 लाख रुपये में से 2% अपने लिए, फीस के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए अलग कर लेता है। तो जो आपको एनएवी दिखता है उसमें ये एक्सपेंस रेशियो ऑलरेडी एक्सक्लूड किया हो रहता है। तो मतलब जो उसने स्टॉक्स या अंडरलाइंग एसेट्स खरीदे हैं उसका परफॉर्मेंस तो काफ़ी उससे ज़्यादा रहा है, एनएवी में आपको जो दिख रहा है परसेंटेज उससे थोड़ा ज़्यादा रहा है, लेकिन उसमें से म्यूचुअल फंड हाउस ने अपना एक्सपेंस रेशियो या अपना खर्चा काट के अलग कर लिया है, उसके बाद आपको एनएवी दिखता है। तो ये सारे काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी इजी रेशियोज़ हैं जो मैंने आपको बता दिया है, एक सिंपल गाइड। तो आप चाहिए तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए, और जब भी आप म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर रहे हो तो इस वीडियो को और इस सेक्शन को प्ले कर सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से रेशियो को देखना है, और वो रेशियो का वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, कितना होना चाहिए, तो उसके लिए आप इस वीडियो को रेफर कर सकते हो। तो अब चलते हैं सिक्स्थ और आखिरी पॉइंट जिसके बेसिस पे आप म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करोगे, वो है इन्वेस्टमेंट स्टाइल एंड स्टेबिलिटी ऑफ द फंड मैनेजर्स। तो ये डेटा अगेन आपको मॉर्निंग स्टार के वेबसाइट पे दिख जाएगा। इन्वेस्टमेंट स्टाइल मतलब वो म्यूचुअल फंड कैसा स्टाइल फॉलो करता है, क्या वो मोमेंटम को चेस करता है, क्या वो वैल्यू की तरफ देखता है, मतलब जो स्टॉक्स, जो सेक्टर्स उनका पी रेशियो काफ़ी कम है, वैल्यूएशन वाइज कंपैरेटिवली रिलेटिवली चीपर हैं, लो रिस्क है, उसमें निवेश करता है। तो वो आप अपनी स्टाइल के हिसाब से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जनरली मैं प्रिफर करूँगा कि मॉडरेट रिस्क वाला म्यूचुअल फंड स्टाइल में प्रिफर करूँ, जिसमें वो ग्रोथ को तो चेस कर रहे हैं बट साथ साथ में वैल्यू और ग्रोथ का कॉम्बिनेशन रख रहे हैं। ऐसा नहीं कि सारे ही ग्रोथ स्टॉक्स के पीछे भाग रहे हैं, मतलब कुछ ग्रोथ स्टॉक्स का कॉम्बिनेशन रखा है, साथ में कुछ वैल्यू स्टॉक्स का या कुछ टर्न अराउंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स या टर्न अराउंड स्टोरीज के ऊपर भी निवेश कर रखा है। तो वो बैलेंस मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर करूँगा। और जैसे मैंने कहा कि दूसरा है कि स्टेबिलिटी ऑफ फंड मैनेजर्स, तो आपको उसमें हिस्ट्री दिख जाएगा कि उस फंड मैनेजर ने उस फंड को कब से मैनेज कर रहा है। तो अगर कोई फंड मैनेजर किसी फंड को काफ़ी टाइम से मैनेज कर रहा है और साथ साथ में उसका रिटर्न्स भी अच्छा जनरेट कर रहा है, जो कि आप आगे के जो पॉइंट्स में ऑलरेडी फिल्टर कर चुके होंगे, तो मैं वैसे फंड को सिलेक्ट करूंगा रैदर देन किसी ऐसे फंड में जिसमें कंटिन्यूसली फंड मैनेजर्स चेंज होते रहते हैं या फिर नए नए फंड मैनेजर्स ऐड होते रहते हैं। तो उसको अवॉइड करिए। जहाँ पर फंड मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव स्टेबिलिटी है, अच्छे फंड मैनेजर्स के हाथ में वो फंड है, उसको आप डेफिनेटली प्रायोरिटी दे, उसको प्रिफर करें। तो ये जो 6 पॉइंट है, इसको अगर आप प्रॉपरली डिलीजेंटली फॉलो करोगे तो आप जो सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड है किसी भी म्यूचुअल फंड टाइप में, वो आसानी से ढूंढ पाओगे और उसमें आप निवेश कर पाओगे, तो जिसकी वजह से आप बेटर रिटर्न्स जनरेट कर पाओगे एंड ओवर द लॉन्ग रन आप ज़्यादा कैपिटल या ज़्यादा वेल्थ एक्यूमुलेट कर पाओगे। मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में बताने की कोशिश की है ताकि कोई भी ये चीज़ को आसानी से फॉलो कर सके। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करिए। तो चलिए अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखें। जय हिंद।